हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्ला खान का सलाम कबूल कीजिए। आज वैसे तो कॉलिंग डे है, लेकिन स्टेज हम सेट कर देते हैं। आज 1.5 साल के बाद साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी वापस आए और अल मारूफ जो उनकी ईंट से ईंट बजा देने वाला बयान था, उसके बाद वो चले गए थे गुज़िश्ता बरस जून में, और अब वो वापस आ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर कोई खुशखबरी भी सुनाएंगे अवाम को। उसके अलावा जो है वो फिर 30 को वापस चले जाएंगे और आते जाते रहेंगे। अच्छा, सुबह से ही ज़ाहिर है पूरे शहर में और मीडिया में ये ख़बरें धड़ाधड़ चल रही थी कि उनकी आमद का सिलसिला जारी है। इतने में खबर आई उनकी आमद से कोई 2 घंटे पहले कि रेंजर्स ने छापा मारा है 3 जगह, और वहाँ से बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ है, जिसमें 17 क्लाशिनकोफ़ें थी और 9 बॉल बम भी थे, और जो है वो कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया। अब से कुछ देर पहले ख़बर आई कि एक ऑफ़िस से जो है जो चीज़ें निकली थी और वहाँ से जो बंदे पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया। तो ज़रा हमने कहा कि देखें इधर उधर के हुआ क्या है, और ऊपर से जहाँ छापे मारे गए थे उस कंपनी का भी बयान आ गया कि जनाब ये आई चुंदरीगढ़ वाली जो ब्रांच है वो हमारी नहीं है, ओमनी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। तो हुआ ये क्योंकि रेंजर्स की भी चेंज ऑफ कमांड हुई है। रेंजर्स को आपको पता है, रेंजर्स को ये भी दिखाना था कि पिक्चर अभी बाकी है, कि हम अभी बाकी हैं मेरे दोस्त इस शहर में। ऐसी बात नहीं है जरदारी साहब आ गए तो क्या हुआ। तो अनवर मजीद उनके जो दोस्त हैं उनकी कंपनी है ना ओमनी, जी उसके दफातर पे छापा उसके दफातर पे तो जो आई चुंदरीगढ़ के दफ्तर पर छापा मारा गया, वो दरअसल एक निजी बैंक का दफ्तर है जिसकी एक प्रोडक्ट है ओमनी। तो रेंजर्स जो है वो उस दफ्तर में घुसे और वहाँ से असलहा भी बरामद हो गया और बाकी चीज़ें भी बरामद कर ली। अब बाद में जब बैंक वालों ने एहतजाज किया कि जनाब ये तो वो ओमनी नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये तो हमारी एक प्रोडक्ट है भाई, ये इसको हम जो है ना ओमनी होता है। अच्छा, हाँ ओमनी होता है, चाहे प्रोडक्ट हो या बिजनेस हो यार। नहीं, रेंजर्स करीब को क्या मालूम, उन्होंने पर्ची दी कि एज ही ओमनी दा दफ्तर है, उन्होंने कहा हाँ जी लो जी छापा मारो, और कहा जी असला भी पा दो। वो जाहिर है तो ये वो कंपनी नहीं थी अनवर मजीद की जो ओमनी है, वो नहीं थी। नहीं, ये यूबीएल का ओमनी है जी। ये ओमनी प्रोडक्ट है जिसके अक्सर इश्तिहार भी चलते हैं। तो बैंक वालों ने एहतजाज किया। एक चीज आप क्लियर कर सकते हैं मेरे लिए पहले, इससे पहले कि आप कोई बात करें, आज 23 दिसंबर है या 1 अप्रैल है? क्योंकि ये तो मतलब मुझे कोई अप्रैल फूल टाइप सीन लग रहा है यार। नहीं, रेंजर्स के बारे में ऐसी बात नहीं किया करो। देखो, अच्छा नहीं, आपकी बात कर रहा हूं, वहां से एक बैंक की जो का दफ्तर है वहां से असला मिल गया। हाँ, आजकल बच्चे के पास असला होता है सर, ऐसी क्या बात है? सिर्फ इसलिए कि उसका ताल्लुक जो है ओमनी स्कीम से था बैंक की, इसलिए असला मिल गया। हो सकता है वो मुझे ये लगता है कि एक गन पड़ी होगी और वो किसी ने फिक्स अकाउंट में जमा कराई होगी, तो होते होते इतनी ज्यादा बढ़ गई ना, हो सकता है ना। सेविंग सर्टिफिकेट भी तो होते हैं ना सर, क्या बात हुआ, मतलब पता नहीं कितने सालों से सूद उस पे जमा हो रहा है। और क्या। अच्छा, जब ये छापे पड़े तो अब सिंध गवर्नमेंट कह रही है हमें नहीं पता, गवर्नमेंट कह रही है हमें नहीं पता, तो जाहिर है फिर रेंजर्स ने कुछ सोच के ही छापे मारे होंगे। भारत एंड रिजल्ट वो तो लग रहा है कि कुछ सोच के ही छापे मारे हैं, वरना बैंक की ब्रांच से असला निकलना और वो भी ओमनी के नाम गार्ड के पास असला होता है, हो सकता है वहां से निकल। हाँ, वो बेचारे आज उन्होंने कहा तो जो असल अनवर मजीद की कंपनी, आसिफ जरदारी के दोस्त अनवर मजीद की कंपनी ओमनी है, वहां से क्या निकला सर? वहाँ से जो ये असला वगैरह बरामद हुआ है, जो रेंजर्स की प्रेस रिलीज आई है, जो बंदे पकड़े हैं, वो असल में उन्होंने वहाँ से बरामद किया है, उस बैंक की बिल्डिंग से। हाँ। अब आपको पता है यहाँ तो टैंकों में से भी, वाटर टैंक्स में से भी और बड़ी बड़ी जगह से बरामद हो चुकी, तो बरामद करना ऐसा मसला नहीं है। और दूसरा ये कि आज कॉलिंग डे है, जाहिर है ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये ओमनी का सिलसिला है। एफिशिएंसियां जी, एफिशिएंसियां। मलिया आसिफ साहिबा वैसे छापा किसकी मंशा से मारा गया था? ये सर मुझे नहीं पता। जवाब देने से पहले हम मलिया साहिबा से बात कर लेते हैं। मलिया साहिबा हैं कराची से। जी मलिया, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो ये बात कहनी थी कि आप तीनों बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, थैंक यू। क्यों? और मुझे 2 सवाल पूछने थे आपसे। पहला तो ये कि कराची में एक नया वायरस जो है वो डायग्नोस हुआ है, चिकनगुनिया जी। तो इसकी रीजन जो है इसका वो खुद इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जी, और वो इन्फेक्टिंग रीजन भी जो है वो लिटर की वजह से कराची में। तो अब भी इस बात पे गौर किया जा रहा है कि वो स्प्रेज होंगे, लेकिन अब भी कोई सफाई का कोई इस बात पे वो नहीं कर रहा कि कराची को साफ कर दें। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आसिफ अली जरदारी जो आज कराची आए हैं,
उनका आना जो है वो किसके लिए एडवांटेज हो सकता है उनके आने की, और किसके लिए डिसएडवांटेज है उनका आना? जी बिल्कुल, दोनों सवाल ये, लेकिन इसका सवाल का जवाब हम पहले दे रहे थे कि जनाब नहीं वो सफाई का, सफाई साहब आए हैं तो जाहिर है शहर मैं सफाई भी हुई है। मतलब ऑप्टिमिस्ट किस्म का बंदा हूं, मैं पॉजिटिव देखता हूँ। तो मैं तो ये सोच रहा था कि हो सकता है कि क्योंकि अब ज़रदारी साहब आए हैं तो सारी पीपी लगी हुई थी, रोड साफ करो क्योंकि जाहिर है कि रास्ते में कोई कचरा बचरा नहीं नजर आना चाहिए। और अब क्योंकि वो 30 दिसंबर को वापस जा रहे हैं और फिर जाहिर है कि वापस आएंगे, जैसे उन्होंने कहा है कि मैं आता जाता रहूँगा, तो ये कोई एक कंस्पिरेसी तो नहीं है कि इनके आने की वजह से ही कराची को साफ किया जाए? व्हाट डू यू थिंक कि जब भी आएंगे कराची साफ होगा? नहीं, आप बताएं सर, इसमें कोई दम नहीं। शक्ल पे जवाब लिखा हुआ है, मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा सर। मतलब आप वहाँ से आप वहाँ से चप्पल उठा के जबरदस्ती में से लेकिन चिकनगुनिया के बारे में जो विफाकी इदारा सेहत है उन्होंने कल बड़ी एक तफसीली प्रेस रिलीज़ भी जारी की है और कहा है कि ये जो बीमारी है फैटल नहीं है, डेंगू की ही एक किस्म है, मच्छर से ही फैलती है। आपने सही कहा मलिया, लेकिन उसके साथ अभी तक डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, जो कि जाहिर है एक परेशानी के बायस है। अब्दुल हई साहब हैं, अब्दुल हक साहब हैं जी भाई। वालेकुम सलाम सर, आप बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। एक रिक्वेस्ट की है ज़रार साहब से जी जी कि वो सीन रिपीट करे, वो अल्ताफ भाई का जिन्होंने नकल उतारा था वो एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर। तुम्हें पता है लोग स्टैंड अप कॉमेडी समझने लगे। कर दो ना पप्पी इधर और उन्हें कह दो कि सर आप इधर एक पप्पी इधर, ठीक है, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मूविंग ऑन। अब मलिया साहिबा ने जो अपना जो पहला सवाल किया था, या एक्चुअली जो सेकंड सवाल किया था कि ज़रदारी साहब के आने से एडवांटेज किसको है, डिसएडवांटेज किसको है, ये मैं सवाल आपसे करता हूँ। मैं लेकिन एक पहले कॉल ले लेता हूँ क्योंकि हसन अस्करी साहब है कराची से, कॉलर्स का दिन है, ये तो हम बातें हमारी चलती रहेंगी। जी अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वसतुल्लाह साहब से बात करनी है। पहले तो 3000 को सलाम कहूँगा मैं। वालेकुम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, मैं रोज सुनता हूँ इनको। वसतुल्लाह साहब जो है पहले क्या किसी रेडियो सर्विस में भी थे? जी जी, और मैं उनको सुनता था, छोटा था। अरे दूसरी चीज ये मुझे पता करनी है, कैसे पे तो बात नहीं करूंगा, आप लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, सिर्फ ये पूछना है कि नंबर 2 चैनल हमारा कौन सा है? नंबर 1 तो सब कहते हैं कि हाँ हमारा। सर ये बताएं ना, क्या कहा? ये बता इन्होंने कहा नंबर 2 टीवी चल रहा है हुजूर, आप टीवी नहीं, बंद कर। उन्होंने ये कहा है कि सब चैनल अपने आप को नंबर 1 चैनल कहते हैं, तो नंबर 2 चैनल कौन सा है? नंबर 2 हम हैं। सर ये कुछ ऐसा है ना कि आपको याद है कि एक ज़माने में जो भी अलकायदा का मता था वो अलकायदा का नंबर 2 ही होता था। हाँ, कभी मैंने नहीं सुना कि अलकायदा का नंबर 3, नंबर 4 या नंबर 5 मरा हो। आई थिंक मिलती जुलती सिचुएशन है कुछ। लेकिन मेरे भाई रेटिंग्स आती हैं तो उसमें वाज़े तौर पर पता लग जाता है कौन सा 1 2 3 4 5 6 है। कोई बात नहीं, कोई लोग मैं इसका बताया। एक था अखबार, अब तो खैर बंद हो गया, सवेरा, उसमें मैं एडिटोरियल वगैरह कुछ महीने मैंने लिखा उसके बारे में, जो उसकी सर्कुलेशन का हाल था, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि दी लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली इन आवर ऑफिस। हाँ, ये भी है। द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट वॉच्ड टीवी इन आवर ऑफिस। तो वो बेसिकली बिल्कुल ये बिल्कुल हाँ, वो कहते हैं ना। आसिफ साहब है तुर्बत से, उनसे बात कर लेते हैं। जी आसिफ भाई। वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफ भाईजान, पहले टीवी बंद कर दे मेरे भाई, अपने टीवी की आवाज बंद कर दे। पहले टीवी बंद कीजिए फिर बात कीजिए। जी सर, मैं हकीम हासिल बात कर रहा हूँ तुर्बत बलूचिस्तान से। मेरा सवाल है वसीतुल्लाह खान से। जी मेरा नाम आसिफ नहीं है सर, मैं हकीम हासिल बात कर रहा हूँ तुर्बत। हुजूर सवाल कर लेना, आपको पता लग गया आप तुर्बत से बात कर रहे हैं, नाम आपका आसिफ है, सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल है वसीतुल्लाह भाई से कि हम तो प्रोग्राम में, जी मेरा सवाल है कि सियासी प्रोग्राम तो होते रहेंगे इस चैनल पर, आप कभी कभी अदबी प्रोग्राम भी चैनल पर ले आएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, वो कह रहे हैं अदबी प्रोग्राम भी आप किया करें, सियासी प्रोग्राम तो सब करते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल,
कभी कभी हम स्पेशल प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करते हैं। पिछली ईद पे आपने देखा होगा कि हमने इस फरमाइश को किसी हद तक पूरा करने की कोशिश की। स्पेशल गेस्ट्स कभी कभी हम बुला लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा ध्यान से आपकी बात सुनेंगे। फिर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। आज है कॉलिंग डे। हीरा लाल साहब हैं कराची से। जी हीरा लाल साहब। वालेकुम सर, आपका शो बहुत अच्छा है। आप लोगों की तीनों की थिंकिंग लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जी जी जी। तो हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि मीडिया के ऊपर एजुकेशन के ऊपर एक लोगों को अच्छा सा मशवरा देना, लोगों को एजुकेशन के हिसाब से यूनिवर्सिटी या कॉलेज में और जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग कराना, तो उससे बेहतर ज़्यादा ये रहेगा बनस्पत जो आपकी एक क्रिटिसाइज चीज़ें चलती हैं डिफरेंट चीज़ों पे, या जॉब्स के ऊपर या ट्रैफिक के ऊपर या हेल्थ के ऊपर, तो ये पॉजिटिव चीज़ चलेगी तो उससे हमारे मुल्क भी तरक्की में रह जाएगा और हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है एजुकेशन से वो बेहतर हो जाएगा। बनस्पत हमारे जो मीडिया के ऊपर सारा दिन सियासत के ऊपर है तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, तो हम उसके पीछे ही लगते रहे। तो बनस्पत हमारे को एजुकेशन के ऊपर एक अच्छी सी आ जाएगी, इन फ्यूचर कहीं पॉजिटिव चीज 5% 10% आ जाएगी। वो अच्छा सोचेंगे और वो अच्छा सा काम करेंगे। कहीं में भी कोई अच्छा सा एक एजुकेटेड पर्सन आके कहीं खड़ा हो जाए, रुक जाए कि भाई अभी इस रात से आगे जाएगा तो उसके लिए नुकसान ज्यादा होगा। तो मैं सियासत के एजुकेशन के ऊपर या ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है, लेकिन टीचर्स अपने स्टूडेंट को या टीचर्स अपने कोलीग्स को अच्छी सी बातें बताए, तो नई रिसर्च कराए डिफरेंट प्रोफेशन में, हेल्थ के ऊपर, इंजीनियरिंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंस के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर डिफरेंट रिसर्च डिफरेंट करे कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है और हमारे को आगे जाके क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमारे को चीज क्या एरर आ रही है, हमारे को क्या चेंजिंग ला रही है। तो बनस्पत उस पर पैसा ज्यादा लगे, इस पे काम करे, तो वो मेरी एक सजेशन है इसके ऊपर एक प्रोग्राम हो आपकी तरफ से हो, इनिशियली आप लें, बनस्पत दूसरे करें। बहुत शुक्रिया हीरा लाल साहब, आपकी सजेशन के खासी तफसीली आपकी जो तजवीज़ है यकीनन काबिल गौर भी है और होनी भी चाहिए। तालीम के फ़रोग़ पे हम इसीलिए गाहे बगाहे इसीलिए बात करते रहते हैं कि ज़ाहिर है जब तक तालीम का फ़रोग़ नहीं होगा और हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं होगा, और रिसर्च की भी इन्होंने बात की। नहीं, अब देखें इसके साथ साथ ना जो मतलब मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि आप वो स्टोरीज हाईलाइट करें जो मतलब देखें अब अमेरिका का एग्जांपल दे दें कि MIT में ये प्रोड्यूस हुआ है, उसका हमें कोई इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन बाकी दुनिया में जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं वहाँ पर भी बहुत लोग हैं जिन्होंने कम वसाइल इस्तेमाल करके कोई बहुत अच्छे काम भी किए हैं। आई थिंक फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारी कोशिश होती है कि हम इन तरह की स्टोरीज को भी हाईलाइट करें, लेकिन जाहिर है कि ज़्यादा जी। डॉक्टर साहिबजाद खान साहब हैं पेशावर से, हमारे पुराने कॉलर दोस्त हैं। जी साहिबजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं आज आपको एक अपने साथ पेश आने वाला वाक़या सुनाता हूँ जी, लेकिन बराए मेहरबानी उसको आज मुल्क में होने वाले किसी वाक़ये से उस वाक़ये को ना जोड़ा। ठीक है, बिल्कुल नहीं जोड़ेगा, ना ही आपका ऐसा कोई वो ये भी बता देना कि मेरा इसमें कोई ऐसी इंटेंशन भी नहीं है कि जोड़ा जाए, और इंटेंशन भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये बस हुस्न इत्तेफाक है। जी जी। मेरे ख्याल में 91-92 की बात है। मेरा एक दोस्त मरहूम एबटाबाद से आया था, मैंने ग्रेजुएशन एबटाबाद से की। ओके। तो मेरे साथ अंदरून वार्ड सिटी ऑफ पेशावर ना, तो मेरे साथ जा रहा था तो एक गली में उससे दूर से देखा सिख आ रहे थे। ये उन दिनों की बात है जबकि ये ट्राइबल एरियाज से और अफगानिस्तान से पश्तो बोलने वाले सिख आए थे। अब वो खावर बेचारे ने जब देखा, मुझे कहते यार उसने कभी जीता जागता सिख नहीं देखा। सिखों के लतीफे सुने थे लेकिन सिख देखा नहीं था। मुझे कहते हैं मैं यार इसको जरा करीब से देखना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जब वो करीब पहुंचे सिख तो देखा तो खावर ने हंसना शुरू कर दिया और हंसते हंसते वो जमीन पे लोटपोट हो रहा है ना। मैंने कहा यार खावर क्या हो गया तुझे? अब वो बोलने के काबिल नहीं था।
खैर बड़ी देर बाद जब बोलने के काबिल हुआ तो मैंने कहा खबर तुम्हें क्या हो गया था? कहते यार साहबजाद, मैं सोच रहा हूँ कि एक तो सिख है ऊपर से पठान भी है, तो ये क्या चीज होगा। चले मैं तो चाहूंगी तो मैं इसी चीज से लेकिन आपको मैं ये ज़रूर बताऊं तो 3-4 रोज से एक पाकिस्तानी सिख क्रिकेटर की स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा अखबारों में छपी भी है, सोशल मीडिया पे भी बहुत गर्दिश कर रही है कि फ़र्स्ट एवर पाकिस्तानी सिख क्रिकेटर जो है वो टीम में आने के लिए जो है वो मेहनत कर रहा है। एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक कि वो आए। और सिखों की में बात कर रहे हैं तो ये भारत में कुछ सिख कम्युनिटी के नुमाइंदों ने आई थिंक एक पिटीशन भी फाइल किया सुप्रीम कोर्ट की, यार कि ये जो आप लोग सरदार जी वाले जोक्स कर रहे होते हैं यार, हाँ जी साहबजाद खान साहब, जी साहबजाद साहब फरमाइए। असल बात अभी बता रहा हूँ। अच्छा बता। असल बात आपने नहीं सुनी। जी जी। ऐसा हुआ कि थोड़ी अरसे पहले की बात है कि हमने एक सिख को हमारी फोर्सेस में, आप ऐसा समझ लें कि पुलिस में भर्ती हो गया था जी। अब ये पुलिस की जगह फिर कुछ भी लगा लें, ठीक है ना? ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर ये जोक बन गया कि एक तो सिख ऊपर से पठान और ऊपर से परस करे पुलिस में, तो क्या चीज होगा। तो मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ कि आज के किसी वाकये से इस वाकये को न जोड़ा जाए। बिल्कुल, आज किसी रेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। एक कॉलेज भी है। बहुत शुक्रिया। याहिया हमीद साहब है कराची से। जी याहिया भाई। भाई हमें टेलीफोन पे हमें बड़ी खुशी होती है। मैं तो देखें आपका प्रोग्राम सियासी तौर पे भी के अलावा बड़े लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से भी देखता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी जो असदुल्ला खान बोलते हैं और जरार भाई की हमारी रिसर्च बहुत ज़बरदस्त होती है, कोई ना कोई चीज़ नई निकाल के लाते हैं, और मुशर्रफ ज़ैदी का भी तज़किया ज़बरदस्त होता है। लेकिन देखिए मेरा जो कंसर्न है ना वो ये है कि ये बचपन से, मतलब अब तो मैं कहता हूँ कि बचपन से एहतसाब सुन के मेरे ख्याल में मैं मतलब फेड अप हो चुका हूँ। आप मुझे बताइए, देखें बात ये कि मुशर्रफ के ज़माने से एहतसाब शुरू हुआ, नैब बनाई गई, उसमें सबको फंसा के अपने साथ मिला लिया गया। अब हो ये रहा है कि इतनी जब भी पिछले दिनों जो एहतसाब का नारा लगाया गया, जो हमारे एक एंकर बड़े जोर से कहते धप्पड़दूस होने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल में धप्पड़दूस क्या होगा, वो तो ऐसा होता है कि जो कुछ हो रहा है उस यानी अगर इतना सख्त एहसाब हो तो आज लोग रिश्वत क्यों ले, आज बिल्डिंग कंट्रोल वाले पैसे क्यों खाएं, आज पुलिस वाले रिश्वत क्यों खाएं, चीज ऐसे ही चल रही है। ये किस किस्म का एहतसाब है जिसका कोई असर ही नहीं होता। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सर। ये किस किस्म का एहतसाब है? देखें एहतसाब जो है वो मैं एक टिपिकल जवाब दूंगा कि जी हमारे पास भी अल्लाह दीन का चिराग तो है नहीं है, ये मसले हल कर दें, ये पिछले 70 साल से चले आ रहे हैं, तो एहतसाब का भी इसी तरह जोड़ दें और ये अगले 70 साल तक हम यही मंत्रा जो है वो गाते रहेंगे। इसका यही जवाब हो सकता है, और कोई जवाब है भी नहीं। बट आई एम विद यू। एक ब्रेक ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट के बाद वापस आते हैं और आपकी कॉल्स के बात करेंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं शफकत अली साहब अटक से, उनसे बात कर लेते हैं। जी शफकत भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अच्छा, पहली बात तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी आपको कॉल मिलाता हूँ मेरी हार्ट बीट पता नहीं क्यों बढ़ जाती है, इसका कोई लॉजिक है तो जरा वो तो बता दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि जरदारी साहब पाकिस्तान आए जी, आने से पहले हर कोई उनको करप्शन के बादशाह, करप्शन इनके खानदान से शुरू होती है, सारा कुछ वो कहते थे, आज तक उसको साबित नहीं कर सके। हुकूमतें, इदारे हैं, इवन हमारी सुप्रीम कोर्ट भी है, वो भी कभी उसको साबित नहीं कर सकती। तो मैं आपकी तवज्जो से पूरे चैनल्स को ये कहूँगा कि आपके पास अगर कोई भी हुकूमती मतलब उनका अरकान कहे कि जरदारी करप्ट है तो मेरी तरफ से उनको कहिएगा शेम शेम। एक बात ये मेरे भाई। अच्छा, दूसरी बात ये अनाउंसमेंट वाली बात हुई सर, वो जो लड़की के साथ वाकया हुआ है, आज ये आर वाई पे मैं देख रहा था कि इकरारुल हसन साहब उसकी ड्रेसिंग करा रहे हैं, उसके जख्म दिखा रहे हैं, उसके जनाब बाल कटे हुए हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है, छोटी बच्चियां बैठी हुई थी देख रही थी, वो कह रही थी। इस तरह की चीजें मीडिया पे दिखाना क्या मतलब आपको क्या लगता है कि ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए? शफकत भाई देखिए, एक तो पहली बात है हम ज़ाहिर है अपने टेलीविज़न की तरफ से आपको जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, दूसरे जो चला रहे हैं एक तो जाहिर सी बात है हम खुद असूली तौर पर इसके ख़िलाफ़ हैं और हम ऐसी चीज़ें नहीं चलाते हैं, बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है जिस चैनल का आपने नाम लिया है अगर वो चला रहा है उसको भी एडिटोरियल कंट्रोल्स
जो है रखने चाहिए, जिसका खमियाजा बहरहाल वो कुछ ना कुछ भुगत रहे हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो यूके के कोर्ट में एक फ़ैसला आया है, आज उन्हें जो है बुलेटिन्स में ये चीज़ चलानी पड़ गई कि जनाब जो भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे वो बेबुनियाद हैं। तो आपकी बात खासी हद तक ठीक है। हम भी यही कोशिश करते हैं अपने दोस्तों में, जब हम सहाफ़ी भी मिलते हैं यही बात करते हैं कि मेरे भाई थोड़ा सा अगर सहाफ़ती इक़दार और बाउंड्री में रह कर के चीज़ कर ली जाए तो हाँ नहीं वो है। दूसरे ये कि पैमरा जो है वो भी इन चैनलों पे अक्सर उन्होंने जुर्माने वगैरह भी आयद किए हैं, लेकिन मसला वही है कि अगर आप लाख ज़ाब्ते अखलाक बना दें या क़वानीन बना दें, लेकिन अगर आपका दिल नहीं है उसके साथ तो आप कोई ना कोई शॉर्टकट निकाल लेते हैं। अच्छा, और इसमें अलमनाक बात यह है कि जब मैं वर्कशॉप्स में जाता हूँ तो और जर्नलिस्ट भाई इन्हीं चैनलों के वो भी मुलाकात करते हैं, वो सब बहुत दर्दमंदी से कहते हैं यार मूसा साहब ये हो क्या रहा है, इससे कैसे छुटकारा पाएं, हम तो बहुत ही तंग हैं। और उसी शाम को वो एग्जैक्टली वही कर रहे होते हैं जो दोपहर में जिसमें वर्कशॉप में मुखालफत कर रहे हाथी के दांत, तो ये चीज़ें चल रही हैं। एंड यू आर वेरी राइट, ये तकलीफ दे आपके लिए हैं और हमारे लिए भी तकलीफ भी है। जी सर, और कोई है कॉलर? जी बिल्कुल वाले जो है हारून खान साहब हैं पेशावर से। जी हारून भाई। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वसतुल्लाह खान साहब को, मुबशर ज़ैदी साहब को, दरार कोड़ो साहब को मेरा तहे दिल से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं आप लोगों को खुशखबरी है कि मैं 1 महीने से आपको कॉल मिला रहा हूँ और अभी तक ये मेरा पहला कॉल है कि आपको मिल रहा है। आपको बहुत मुबारक हो जनाब। जी, एंड इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू के सेंसिबिलिटी बढ़ रही। मैं समझ रहा था कि सिर्फ मैं आपका चैनल देख रहा हूं। सर मेरा एक सवाल है सर आपसे जी कि मेरा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वो है डॉन, न्यूज, जंग और मशरिक। जी सही। तो काइंडली जरा मुझे बताएं कि ये जो हालात बढ़ रहे हैं या जो मुल्क में हालात होने, तो कोई उम्मीद की किरण है सर के नहीं? ये तो आप बताएंगे, ये तो आप बताएंगे। अगर उम्मीद की किरण होती तो आप अपनी बात को सवाल की शक्ल में हमारे सामने ना रखते। आप ये चालाकी फरमा रहे हैं, आपको भी पता है इसका जवाब क्या है। प्लीज सर। और दूसरी सर मेरा एक सवाल ये है कि वसतुल्लाह साहब को तो मैं बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मुबशर ज़ैदी साहब दरार कोड़ो को मैंने कभी नहीं पढ़ी। ये आप लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, कहाँ नहीं पढ़ते? डॉन में पढ़ लिया करें, मैं डॉन में लिखता हूं। पे जाएं और हम दोनों का नाम छापें तो हमने अब तक ओके सर। और एक आखिरी सवाल सर, एक मैं अगर पूछूं, एक अभी एक कॉलर आया था कि ये पता नहीं एक चैनल है, तो सर मैं आपकी तवज्जो से सबको कह रहा हूं कि अगर आप बोर हों, जी अगर आप कभी बोरियत फील कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सुन ले, तो आपको पता चलेगा कि चीपनेस किसे कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगेन जाहिर है वैसे हम भी कभी-कभी ऐसे ही कर रहे होते हैं। आज बहरहाल कोई जो है जी मैं इस चैनल के बारे में आज कुछ पैमरा ने एक्शन लिया, वो हम बात कर लेते हैं। कामरान साहब हैं कराची से, उनसे उनकी पहले बात सुन लेते हैं। जी भाई। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत दिल से सुनते हैं। अच्छा, 2 चीजें मैं से आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि आप लोग इश्यूज तो बहुत अच्छे उठाते हैं, और लेकिन उसके ऊपर अगर फॉलो अप हो जाए कोई 6-8 महीने, लाइक गिडानीज के अंदर कैजुअलिटीज का आपने उठाया था कि उसके अंदर कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई हैं। जी एंड इट्स द रियलिटी, ठीक है। लेकिन उसके बाद वही लोगों ने 2-3 दिन डिस्कस किया, लोग 100 मरे, डैमेजेस सिर्फ शायद 20-25 लोगों को मिले। अगर आप कोई 6-8 महीने इसको लेके कंटिन्यू करें तो आप लोगों की भी आखिरत के अंदर अल्लाह आप लोगों को देंगे। उसको किल ना करें। लाइक बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी विक्टिमाइज हैं, ठीक है। आप लोग उठाते तो हैं लेकिन उसको आप लोग खामोश हो जाते हैं अपने 2 या 3 प्रोग्राम के बाद। और सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, लास्ट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। गिडानी के अंदर एक लड़की ने शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर बोला था, जी बिल्कुल, इज अवर हीरो। आई रिक्वेस्ट यू कि ऐसे लोगों को टीवी पे लेके आएं कि जिनके पास इतनी करेज है कि वो हुक्मरान डिक्टेटर्स, मैं तो इनको डिक्टेटर ही कहता हूँ क्योंकि जो हंस रहे होते हैं उनके सामने, आप उन लोगों को अपने पास चैनल पे लेके आएं और साबित करें कि यही हमारे हीरो हैं। हम तो कराची में बैठे हुए, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन उस लड़की की करिश देख के मुझे अपने ऊपर शर्म आई थी। जी आप लोग ला सकते हैं, हमने भी, मैं आपको कामरान भाई ये बात बताऊं, हमने उस लड़की का सवाल लिया,
बदकिस्मती ये थी कि उनकी आवाज़ जो है ना वो उतनी ऑडिबल नहीं थी, ऑडियो खराब जो है ना उसकी ऑडियो ख़राब थी। हमने बहुत उसको ट्रीट किया, परसों हमने उसको लिया, लेकिन वो ज़ाहिर है हमारी प्रोडक्शन टीम ने भी बोला, और गुस्सा साहब खुद बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि ये ऑडिबल शायद ना हो। बहरहाल वो सवाल सुन के यकीन करेंगे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और जो वहाँ बच्चों ने कहा, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारी माएँ और बहनें जो हैं गवादर में घड़ा सर पे रख के अभी भी पानी लेने जाती हैं, और यहाँ सी पैक बन रहा है और हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, तो बिल्कुल हम सब के लिए बतौर पाकिस्तानी सोचने का मकाम है। गडानी का जिक्र किया है, हाँ। तो आज दिन में मेरी बात हुई थी बशीर साहब से, आपको याद है कि हमने उसी वाकई के ट्रेड यूनियनिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट बारे में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी वीडियोस भी भेजी, अनफॉर्चुनेटली अपलोड नहीं मैंने की अभी तक। आज भी वहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लगी थी जिसको भी काबू करने में काफ़ी घंटे गुजर गए थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि कोई उस आग में हलाक नहीं हुए, लेकिन वो मुझे यही कह रहे थे कि जी अभी तक इतने बड़े सानिये के बाद भी कोई स्टेप्स नहीं लिए गए फॉर बेसिक फायर फाइटिंग। तो ये एक इशू है और जाहिर है कि इसको भी फॉलो अप कर लेना चाहिए। अभी हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद कॉल्स करा जारी रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक। कॉलिंग डे है आज। नूर हुसैन साहब डेरा बुगटी से। जी नूर साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सर मैं डेरा बुगटी से बात कर रहा हूँ, आप तीनों भाइयों को सलाम। वालेकुम सलाम। दूसरी बात ये है कि हम बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। मैंने खुद भी बहुत मेहनत और बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। मेरे वालिदैन की बहुत कोशिशों के बाद मैंने ग्रेजुएशन की है। बलूचिस्तान में ये बहुत चर्चा चल रहा है, सीपैक हो रहा है, ये हो रहा है जी। यहाँ के लोग बहुत पसमानदा हैं और गुर्बत के शिकार हैं जी। अभी पिछले दिनों की बात है, 300 लेवी एहलकारों के लिए यहाँ पर 4700 नौजवानों ने जो है अप्लाई किया, और उनमें MA BEd ऐसे हजरात थे जिनको लेवीज पोस्टों के लिए दौड़ाया गया जी। और आज फिर भी उन पर मेरिट नहीं हो रहा है, जहाँ पर अपने अपने लोग भर्ती किए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कब तक हम लोगों के साथ ऐसे नाइंसाफियां होते रहेंगे। और दूसरी बात कि शहीद जो पुलिस एहलकार हमारे इलाके में क्वेटा में हुए हैं, मैं उनमें से एक का कज़न हूँ, तो उनके लिए ऐलानात किए गए कि 5 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं। आज तक उन पे कोई भी अमल नहीं हुआ है। ये नाइंसाफियां होते रहे। पहले यहाँ पर चर्चा होता था, अक्सर हम टीवी पे सुनते रहते हैं कि नवाब नहीं छोड़ते, फिलहाल नहीं छोड़ता है। अभी तकरीबन डेरा बुगटी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पर पिछले 12 सालों से कोई नवाबी सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट की रेट है, यहाँ पर अपने लोग रखे हुए हैं, तो वही निज़ाम चल रहा है। ना कोई रोड बना है, ना कोई स्कूल आया है, ना कोई यहाँ पर जचकी के मामले पे अक्सर हर महीने तकरीबन 6 से 8 खवातीन जो है बेचारे मर जाते हैं। तो ये सीपैक से हमें क्या तरक्की है? लाहौर में मेट्रो बन रहा है, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बन रहा है, ये क्या नाइंसाफी कब तक चलता रहेगा? बराए मेहरबानी इस पर मैं आपको कम से कम ये यकीन ज़रूर दिलाता हूँ कि मैं फॉलो अप ज़रूर करूँगा कि शहीद एहलकारों को अभी तक क्यों नहीं कंपनसेशन डिस्पाइट अनाउंसमेंट। काश इनके लिए कोई प्री बार्गेन की फैसिलिटी होती। हाँ, लेकिन दुख की बात है। और मेरे भाई, हम आपके साथ दुख में बराबर के शरीक हैं और हम अपनी लेवल पर तो कोशिश कर सकेंगे और हेल्पलेसनेस से भी उतने ही शरीक हैं जी। हाँ बिल्कुल। और अगर हकीकत की बात करें, हम आवाज़ उठाने से क्या होता है? ठीक है। जो इन्होंने कहा नूर हुसैन साहब ने, वो बजाते खुद जाहिर है कि उस पर क्या तबसरा किया जा सकता है कि मुकम्मल उन्होंने तस्वीर कशी कर दी। जाहिद साहब है नॉर्वे से। जनाब जाहिद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जाहिद साहब, मैं ख्याल जाहिद साहब की लाइन। जाहिद साहब अजहर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मेरी गुजारिश ये थी कि जो मुख्तलिफ तकारीब होती हैं उनमें मुख्तलिफ शख्सियात को जो अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाता है, अच्छी बात है कि रिकग्निशन मिलनी चाहिए, लेकिन कभी मैंने ये नहीं पढ़ा या देखा कि उन वालिदैन को भी अप्रिशिएट किया गया हो जो इन बंदों को लायक बनाते हैं, जो मतलब अच्छा सा डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, जो भी लोग हैं। कभी पेरेंट्स को इनकरेज नहीं किया जाता, उनको मतलब रिकग्निशन नहीं दी जाती, उसकी क्या वजह है? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि काफी दिनों से मीडिया पे मैं देख रहा हूँ या सुन भी रहा हूँ कि एक टर्म यूज की जाती है फ्रीक्वेंटली, सिंध और कराची, कराची और सिंध। आज सुबह में देख रहा था, एक चैनल पे आ रहा था,
कि काफिले जो हैं इस्तकबाल के लिए सिंध से कराची रवाना, तो ये क्या मतलब क्यों ऐसा किया? हालांकि जब तक अगर कराची सिंध का हिस्सा है तो उसको मानना चाहिए, अगर जल्द हो जाए तो आप बड़े शौक से उसको कहें। सही बात ये कहना चाहिए कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों से कराची अंदरूने मतलब और भी हो सकता है। और जिन्होंने पहले बात की कि पेरेंट्स को क्यों नहीं अप्रिशिएट किया जाता, तो आई थिंक यार एज ए पेरेंट मेरे लिए इससे ज्यादा क्या बड़ी अप्रिसिएशन हो सकती है कि मेरे बेटे को किसी परफॉर्मेंस के लिए एक अवार्ड मिला है, हाँ ना, रिकग्निशन मिली है। और अगर उसने मतलब जैसे लोग अक्सर ऑस्कर अवार्ड्स में स्पीच कहते हैं कि आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, ऐसी बात करती है तो यार मेरा दिल भाग भाग हो गया वैसे ही कराची से। जी यास्मीन साहिबा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी यास्मीन, वालेकुम अस्सलाम। वो मैं आपसे ये कहना था कि ये कश्मीर के बारे में मोहम्मद यासीन ने एक दफा मैंने सुना था, कह रहे थे ना हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं ना इंडिया के साथ, और हम इनके लिए फिर क्यों इतना सब नुकसान उठा रहे हैं। दूसरा, इंडियन फिल्म के लिए जो इतना जोर दे रहे हैं ये लोग फिल्म साथ, वहाँ पर इंडिया में अगर कोई एक बात पाकिस्तान के लिए खड़ा हो जाता है अदाकार तो उनकी तंजीमें निकल के आ जाती हैं। और दूसरा ये क्या ये आ रहा है कि सिंध में जो है वो बिलावल, आसिफा और बख्तावर वो करेंगी, तो ये जो पुराने भुट्टो के साथ के लोग थे वो क्या घास काट रहे थे, जो उनको कोई इख्तिदार नहीं दे रहा या उनको कोई अहमियत नहीं दे रही है जरदारी? अच्छा जी सर, ये एक साथ इन्होंने काफी चीजें, जाहिर है वो एग्रेशन है, उन्होंने कहा देखिए जहाँ तक कश्मीर का मामला है तो कश्मीर की बात यह है कि वो इंडिया के साथ जाएं या पाकिस्तान के सामने अपनी किस्मत का फैसला करने का हक होना चाहिए। अहम बात यह है उन पे कोई चीज़ थोपी ना जाए, तो उनकी किस्मत का जो फैसला करने का इख्तियार है, हम असल में उस इख्तियार की हिमायत हमें करनी चाहिए। फिलहाल इतना कर है, वक्त की कमी के सब दूसरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। पर बहुत शुक्रिया आपका, और मंडे को अब मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।